हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, जिसमें विज्ञान का टॉपिक दे रखा है, सामान्य विज्ञान का टॉपिक दे रखा है अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन तो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। अपशिष्ट प्रबंधन से जरूर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आएगा, हुआ क्वेश्चन छपेगा आपको इस क्लास में से। तो आप क्लास को जरूर देखना दोस्तों, और क्लास को एंड तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। अपशिष्ट प्रबंधन के अब तक की राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लेके आए हैं। टॉप PYQs हैं दोस्तों। आपको हमारी वीडियो से आपको जरूर हुआ छपने वाले प्रश्न मिलेंगे आपको, तो वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। हम आपके लिए 5 प्रश्न आएंगे विज्ञान के, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। आपको जरूर आपके 5 प्रश्न पक्के हो जाएंगे अगर आप वीडियो देखें तो। पूरी वीडियो देखें। हमने टॉपिक वाइज वीडियो डाल रखी हैं। हमने 3 टॉपिक करा दिए हैं, 3 टॉपिक की वीडियो करा दिया। चौथा टॉपिक है जिसमें है अपशिष्ट प्रबंधन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों। अपशिष्ट प्रबंधन का क्वेश्चन आएगा 101%। तो आप वीडियो को जरूर देखना और वीडियो को एंड तक देखना। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। टॉप PYQs हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम लेके आए हैं। जो भाई हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भी आपके भाई बहन हैं, मित्र हैं, मिलने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की तैयारी कर रहा है उसके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जिसमें टॉपिक दे रखा है अपशिष्ट प्रबंधन, उसके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आप वो भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। और अपनी प्रिपरेशन जांचने के लिए हमारी वीडियो को देख सकते हैं आप, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां से आपको इस क्लास की PDF और भी महत्वपूर्ण PDF आपको वहां मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। वहां से भी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी है फर्स्ट ग्रेड की, स्पेशल से पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसके लिए हमने टॉपिक वाइज PYQs डाल रखी हैं क्लासें। तो वो आप प्ले लिस्ट में जा करके टॉपिक वाइज PYQs देख सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण क्लासें हैं दोस्तों। अपनी तैयारी को बनाए रखें। जो भी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो क्लास को एंड तक देखें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। हुबहू छपने वाले प्रश्न लेके आए हैं। आपको जरूर ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। परीक्षा से पहले वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, आपको पक्के नंबर करा देंगे हम। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि निम्न 3 R में से किन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु 5 R का सिद्धांत दिया गया था। कितने R का? 5 R की व्यवस्था थी, जिसमें 3 R पूछी हैं। वो कौन कौन सी हैं? यह LDC परीक्षा 2018 में आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो पर्यावरण संरक्षण के ऊपर अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के ऊपर 5 R दिए गए हैं। तो 5 R में से यहाँ 3 R पूछी हैं, लेकिन हम 5 R बता देते हैं आपको। एक R होता है रिड्यूस होता है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक चीजों को इस्तेमाल नहीं करें, कम करें। दूसरा होता है रीयूज, चीजों को एक बार की बजाय कई बार इस्तेमाल करें, ये होता है रीयूज। रिसाइकिल, पुनः चक्रित करें। रिफ्यूज, इनकार करें उनका। रिपर्परोज, पुनः प्रयोजन करें उनका। ये होते हैं 5 R, जिसमें 3 R पूछी हैं। तो रिड्यूस, कम करें। रिबुलिक नहीं है दोस्तों। रैंडम नहीं है, रिड्यूस है। रीड नहीं है, रजिस्टर नहीं है, रिकॉल नहीं है। 4 नंबर में दे रखे हैं रिड्यूस,
कम करें, रीयूज पुनः प्रयोग करें, रिसाइकिल पुनः चक्रित करें। यही दे रखें 3 आर, 5 आर हैं, 5 आर में से 3 आर हैं, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा सही जवाब। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या भी डाल रखी है हमने। व्याख्या दे रखी है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु 5 आर 5 आर व्यवस्था है तथा जैसे रिड्यूस होता है पर्यावरण के लिए हानिकारक चीजों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, रीयूज होता है चीजों को एक बार से दोबारा उपयोग करना चाहिए, रिसाइकिल होता है पुनः चक्रित करना चाहिए, रिफ्यूज होता है इनकार करना चाहिए, रिपर्पज होता है पुनः प्रयोजन करना चाहिए। ये 5 आर होते हैं, बहुत ही अच्छे हैं कॉन्सेप्ट, तो इनको याद करके रखना। आपका अगला सवाल है, कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है? ये फर्स्ट ग्रेड टीचर की परीक्षा हुई थी 2022 में, तो मैंने बताया है कि 5 आर को याद करके जाना, रिफाइन, रिफ्यूज, रिपे, रिचार्ज। तो कौन सा है जो 5 आर में शामिल है? तो क्या है? रिफ्यूज। क्या है? रिफ्यूज। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी 5 आर की व्याख्या गई है, ऊपर देख सकते हैं आप। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में हरित गृह गैस है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हरित गृह गैस कौन सी है? हरित गृह गैस CO2, N2O, CFC, SO2, CO, NO2, ईथेन, मेथेन, ब्यूटेन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो हरित गृह गैस हैं वो आपकी हरित गृह गैस हो जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये होती हैं CO2, N2O और CFC। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 1। आपका व्याख्या दे रखी है कि सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने देती है तथा पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर भी निकलने देती है, लेकिन यह गैस अधिक मात्रा में होने के कारण एक मोटा आवरण बना लेती है तथा पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोकने लगती है। इसलिए पृथ्वी के इस क्षेत्र के तापमान बढ़ जाता है। इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है, इसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं भूमंडलीय तापमान। ग्लोबल वार्मिंग आता है दोस्तों, जिसमें मुख्य गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वैश्विक तापमान के कारण जलवायु में परिवर्तन को रेडियो एक्टिव फोरेंसिंग से नापते हैं। यह अवधारणा ब्रिटिश वैज्ञानिक वालेस बुरोएकर ने दी थी। ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड और जल वाष्प होती है। ये गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैस में, तो महत्वपूर्ण गैसें हैं ये, इनको याद करके जाना है। जिसमें CO2 की मात्रा होती है सबसे ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 60% होती है, मीथेन 20%, नाइट्रस ऑक्साइड 6%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है 14% होती है। आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापमान का प्रमुख कारण है? UV किरणों का O2 और N2 द्वारा विकिरण, IR किरणों का O2 और N2 द्वारा पुनः विकिरण, UV किरणों का CO2 और H2O द्वारा पुनः विकिरण, IR किरणों का CO2 और H2O द्वारा पुनः विकिरण। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका होगा IR किरणों का कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा पुनः विकिरण होता है। ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण होता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैसें हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी हैं? तो हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी है, अभी पढ़ा था दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हरित गृह प्रभाव के लिए और उत्तरदायी है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें हैं। 1 और 2 हैं, तो 1 और 2 आपके ऑप्शन 1 में दे रखती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। हरित गृह के प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है और जलवाष्प होती है। ये होती हैं सभी। आपका अगला सवाल है,
निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो देती हैं दोस्तों, लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं देती है, तो ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। नहीं पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान कितना है? जो विश्वव्यापी उष्णता है उसमें मीथेन का योगदान कितना है? हरित गृह प्रभाव होता है विश्वव्यापी उष्णता, ये हरित गृह प्रभाव, तो इसमें मीथेन का योगदान होता है वो 20% होता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, 20% होता है। अगला सवाल है आपका, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मीथेन के अतिरिक्त कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है वो गैस हो जाएगी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है जो कृषि क्षेत्रों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस की कुल मात्रा को ग्रीन हाउस मात्रा की कुल मात्रा को कहते हैं कार्बन पदचिह्न कहते हैं। क्या कहते हैं? पदचिह्न कहते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किए गए कुल कार्बन उत्सर्जन को कार्बन पदचिह्न कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के रूप में होता है। अगला सवाल है आपका, पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है? धातु के अपशिष्ट, चिकित्सीय अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट। तो पुनर्चक्रण है वो आपके लिए उत्तम उपचार है, वो आपका हो जाएगा धात्विक अपशिष्ट। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या दे रखी है दोस्तों कि पुनर्चक्रण तरीके, अपशिष्ट से संसाधनों को या किसी भी मूल्य की चीज को निकालना पुनर्चक्रण के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पुनः मिलना, जिससे अवशिष्ट पदार्थ का पुनर्वनीकरण होता है, कच्चा माल निकाला जा सकता है और पुनर्प्रक्रम किया जाता है। या अपशिष्ट की कैलोरी सामग्री बिजली में परिवर्तित की जाती है। ज्यादातर विकसित देशों में पुनर्चक्रण का लोकप्रिय अर्थ व्यापक संग्रह और रोजाना अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्प्रयोग करने को प्रदर्शित संदर्भित है। आपका अगला सवाल है, पुनर्चक्रण किया जा सकता है धातु के डिब्बों का, धातु चिकित्सा अपशिष्ट का, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का, प्लास्टिक की बोतलों का। तो इसमें जो पुनर्चक्रण किया जाता है वो आपका धातु के डिब्बों का और प्लास्टिक की बोतलों का किया जा सकता है पुनर्चक्रण। तो ए और डी दे रखे हैं आपके ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। किन किन का पुनर्चक्रण किया जा सकता है वो आप उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर गए हैं अभी कि पुनर्चक्रण किन किन का किया जाता है। वनीकरण, नवीकरण के लिए सबसे आम उपभोक्ता उत्पादों में एल्युमिनियम पेय के डिब्बे, इस्पात, भोजन, एरोसोल के डिब्बे, प्लास्टिक एवं कांच की बोतलें, गत्ते के डिब्बे, पत्रकाएं, प्लास्टिक के सामान आदि, इनका क्या किया जाता है? पुनर्चक्रण किया जा सकता है। प्राकृतिक जैविक अवशिष्ट पदार्थ जैसे पौधे की सामग्री, बचा हुआ भोजन, कागज, ऊन आदि का प्रयोग कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही इस प्रक्रिया में गैस उत्पादन एक बहुद्युत बनाई जा सकती है। गैस जिनका पुनर्चक्रण किया जाता है वो आपकी ये ऊपर दे रखी है। आपका अगला सवाल है, जैविक खाद बनाई जा सकती है घरेलू कचरे से, कृषि अपशिष्ट से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जैविक खाद बनाई जाती है, अभी आपने व्याख्या पढ़ी थी, तो घरेलू उपयोग है, कृषि अपशिष्ट भी हैं, तो दोनों हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा।
कि अपशिष्ट को उसकी प्रकृति के आधार पर ठोस, तरल, गैस अपशिष्ट में वर्गीकृत कर सकते हैं, परंतु अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर अपशिष्ट को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट होते हैं। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कौन होते हैं? वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है वे जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे घरेलू जैविक कचरा, कृषि अपशिष्ट, जैविक चिकित्सकीय अपशिष्ट जैसे रुई, पट्टियां, रक्त मांस के टुकड़े, ये होते हैं जैव निम्नीकरण के अपशिष्ट होते हैं। जैव निम्नीकरण के अपशिष्ट होते हैं। अजैव निम्नीकरण में आते हैं वो आपके वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है, अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सीरींज, धातु के टुकड़े, ये होते हैं अजैव निम्नीकरण में। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट नहीं है? केले का छिलका, जूट का थैला, नारियल के रेशे, पॉलीथीन या थैली या बैग। पशु परिषद 2024 की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण। तो जैव निम्नीकरण में कौन अपशिष्ट है वो नहीं है, तो वो नहीं है आपका पॉलीथीन की थैली, बैग। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरण अपशिष्टों की है? 2025 लेटेस्ट परीक्षा हुई थी जेल प्रहरी को, उसमें पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अपशिष्ट प्रबंधन से जरूर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और पूरा वीडियो देखें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे क्या है अपशिष्ट प्रबंधन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको बाहर नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरण अपशिष्टों की है? फलों और सब्जियों के छिलके, चमड़ा और सूती कपड़े, मवेशियों का गोबर, गैस, कृषि अपशिष्ट। कृषि अपशिष्ट तो ऑप्शन ए की आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। एल्युमिनियम फॉइल नहीं। तो केवल जैव निम्नीकरण अपशिष्ट हैं वो आपके फलों की, सब्जियों के छिलके, चमड़ा, सूती कपड़े, मवेशियों का गोबर और कृषि, ये होते हैं अपशिष्ट। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। कांच के टुकड़े, चमड़ा, प्लास्टिक नहीं होते हैं। एल्युमिनियम फॉइल नहीं होती। अंडे के छिलके, प्लास्टिक की बोतलें नहीं होती हैं। तो ऑप्शन ए की आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपका एक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा निकालता है 1 से 2 किलोग्राम, 1 से 2 किलोग्राम, 1 से 4 किलोग्राम, 4 से 6 किलोग्राम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके से पूछा गया था। भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा निकाला जाता है वो आपका 4 से 6 किलोग्राम निकाला जाता है। कितना निकाला जाता है? 4 से 6 किलोग्राम निकाला जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। छोटे नगरों से निकलने वाले कूड़े को प्रति व्यक्ति औसत मात्र 0.1 किलोग्राम है, जो कि बड़े नगरों में 0.4 से 0.6 किलोग्राम औसत कूड़ा निकाला जाता है। ये पॉइंट में था दोस्तों क्वेश्चन, ये मिसप्रिंट हुआ था, पॉइंट में था। आपका अगला सवाल है, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है? भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण, जल में निस्तारण। तो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को निस्तारण हेतु तकनीक उपयुक्त की जाती है वो आपकी भस्मीकरण की जाती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। भस्मीकरण क्या होती है वो आपको समझाते हैं दोस्तों। जो भस्मीकरण होती है तो निष्पादन की इस विधि में अवशिष्ट पदार्थ का दहन किया जाता है, जिसमें अवशिष्ट ताप, गैस, भाप और राख में परिवर्तित हो जाता है। यही क्या होता है? भस्मीकरण होता है। जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो ताप, गैस, भाप और राख में परिवर्तित हो जाते हैं, भस्मीकरण होते हैं। भस्मीकरण दोनों ही पैमानों पर किया जाता है। छोटे पैमानों पर व्यक्तियों द्वारा और उद्योगों द्वारा एक बड़े पैमाने पर किया जाता है। तरल, ठोस, गैस अवशिष्ट के निष्पादन के लिए किया जाता है।
इससे खतरनाक कचरा जैसे जैविक चिकित्सकीय अपशिष्ट के लिए एक व्यावहारिक पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है, परंतु गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन के कारण भस्मीकरण अपशिष्ट निष्पादन एक विवादास्पद पद्धति है। भस्मीकरण जापान जैसे देशों में ज्यादा प्रचलित है क्योंकि इसमें कम भूमि की जरूरत पड़ती है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निष्पटान के लिए उपयुक्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो अपशिष्ट प्रबंधन से जरूर क्वेश्चन बनेगा। पुनः उपयोग, भूभरण, लैंडफिल, बहते हुए पानी में निपटान, भस्मीकरण। तो जैव निम्नीकरण तकनीक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को निपटान के लिए है वो भस्मीकरण है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक है वो आपकी जलाए जाना है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब है। अलग अलग तरह से पूछा है, भाषा चेंज करके पूछा गया है। तो भस्मीकरण होता है जलाए जाना। जो चिकित्सकीय अपशिष्ट होते हैं उनको जलाया जाता है, जब ही उनका निपटान किया जा सकता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंपोस्ट या खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? फलों एवं सब्जियों के छिलके, गोबर अवशिष्ट, सड़ी हुई खाद्य पदार्थ, तेल एवं पेंट। तो तेल एवं पेंट है, उनको हम कंपोस्ट खाद बनाने के लिए उपयोग में नहीं ले सकते। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, अवशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उस युग्म का चयन कीजिए जो सुमेलित नहीं है। वस्त्र उद्योग, अवशिष्ट रेशे निकलते हैं। कृषि, पीड़क नाशी बहिस्राव। चिकित्सीय क्षेत्र, संक्रमित ऊतक सुइयां। घरेलू रेडियोधर्मी पदार्थ। तो इसमें सुमेलित नहीं है वो आपका घरेलू रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी के सभी सुमेलित हैं। आपका अगला सवाल है जो आपकी क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। पशु परिषद परीक्षा 2024 में आया था, तो लेटेस्ट प्रश्न ही लेके आए। तो आपको अपशिष्ट प्रबंधन से जरूर क्वेश्चन मिलेगा, तो आप अपने प्रश्नों को कंप्लीट करके जाएं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट करके जाएं, जिससे क्या है कोई भी प्रश्न आए अपशिष्ट प्रबंधन से उसको छोड़ना नहीं है। जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक तोड़ोगे नहीं। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आपका सवाल दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दे रखे हैं अवशिष्ट प्रबंधन के प्रकार, अवशिष्ट के स्रोत दे रखे हैं। तो अवशिष्ट का प्रकार, अवशिष्ट के स्रोत, पेन ड्राइव, प्रयोग की गई सिरिंज, आसानी से अपघटित न होने वाला अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके ये दे रखे हैं। अस्पताल अपशिष्ट, ई अपशिष्ट, रसोई घर का अवशिष्ट, प्लास्टिक की सामग्री। तो इनमें से बताएं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का हो जाएगा आपका ई अपशिष्ट हो जाएगा। पेन ड्राइव ई अपशिष्ट हो जाएगा। ए का हो जाएगा 2। प्रयोग की गई सिरिंज वो होती है आपकी अस्पताल अवशिष्ट। आसानी से अपघटित न होने वाला अवशिष्ट, प्लास्टिक की सामग्री। रसोई के सब्जियों के छिलके, रसोई के अवशिष्ट। ये होता है आपका सही जवाब बनेगा 2, 1, 4, 3। अब 2, 1, 4, 3 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ऑप्शन 3 में दे रखे, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। अपनी प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी करें, बेहतर से बेहतर करें, जिससे आपको कंपटीशन में सबसे आगे निकलना। तो आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, हमें पीछे नहीं हटना है, अपनी तैयारी को करते रहना है। थैंक यू, धन्यवाद। अपशिष्ट प्रबंधन की हमने जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सभी करा दिए हैं आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। जरूर आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा अपशिष्ट प्रबंधन का। अपशिष्ट प्रबंधन का क्वेश्चन आएगा तो हमारी क्लास से जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद आपका।